आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म पर। आदर्शवाद जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द आइडियलिज्म का ही रूपांतरण है और इसका संबंध आइडिया से होता है ना। ये आइडिया शब्द से निकला। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आदर्शवाद राज्य से संबंधित विविध धारणाओं का विवेचन दार्शनिक आधार पर करता है। क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वह आइडिया शब्द से हुई, अतः बहुत से लेखक आदर्शवाद को विचारवाद के रूप में भी जानते हैं, उसके नाम से भी संबोधित करते हैं। चूँकि इस विचारधारा के लिए आदर्शवाद शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता आया है, अतः भ्रम से बचने के लिए आदर्शवाद शब्द ही ज़्यादा प्रयुक्त होता है। आदर्शवाद का जो दार्शनिक आधार है वह है अद्वैतवादी विचारधारा। दार्शनिकों के समक्ष यह समस्या रहती है कि इस दृश्य जगत की मूल प्रकृति क्या है। दार्शनिकों का एक वर्ग यह मानता है कि इस जगत में जो कुछ पदार्थ हम देखते हैं वही सत्य और वास्तविकता है। विचारकों का यह वर्ग जो जगत की सत्यता पर विश्वास करता है भौतिकवादी कहलाता है, और दूसरा वर्ग जगत की सत्यता व वास्तविकता पर विश्वास नहीं करता। जड़ पदार्थ सत्य नहीं हो सकता वो ये मानता है, और जगत के वास्तविक स्वरूप को चेतन तत्व के द्वारा ही समझा जा सकता है, ऐसे उनकी मान्यता है। तो एक वर्ग जड़ पर ध्यान देता है और दूसरा वर्ग चेतन पर ध्यान देता है। आदर्शवाद राज्य की प्रकृति की आदर्शात्मक व्याख्या करता है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो निश्चित आदर्शों की पूर्ति है। व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह उन आदर्शों की पूर्ति करे, है ना। और आदर्शों का क्या अभिप्राय है कि राज्य को अधिकतम शक्तिशाली बनाना तथा राज्य को आध्यात्मिक आदर्श के रूप में मानना। तो जो आदर्शवादी हैं उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए तथा उसकी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। यह आदर्शवाद जो है वो राजनीति तक सीमित नहीं है, इसमें आचार कला व साहित्य का भी अध्ययन किया जाता है ना। इसीलिए हमने कहा कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, अद्वैतवादी प्रवृत्ति है, जिसमें जड़ और चेतन की बात की गई है। हम इसकी विचारधारा के जो इसकी प्रादुर्भाव की जो पृष्ठभूमि है ना, इसकी कहाँ से मतलब ये शुरू किया गया है ना आदर्शवाद, उसको देखते हैं। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वाद हम कहते हैं कि चाहे इसका कोई भी नाम क्यों न हो, आदर्शवादी परंपरा का इतिहास कहीं कहीं पर खंडित होते हुए भी बहुत लंबा है। आदर्शवादी विचारधारा अति प्राचीन है और इसके क्रमबद्ध विकास और इतिहास का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आदर्शवाद के जो विचार हैं, इसके जो चिंतन हैं वो प्लेटो व अरस्तु के चिंतन में पाए जाते हैं। और प्लेटो जो है उसको आदर्शवादियों का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और प्लेटो राज्य को सर्वश्रेष्ठ नैतिक संस्था मानते थे। प्लेटो के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जो संपूर्ण विकास है वो कहाँ पर संभव है, राज्य में ही संभव है। इसी तरह से आप देखिए दूसरे जो यूनानी विचारक थे, आदर्शवादी विचारक जिनको कहा जाता है अरस्तु का क्या सूत्र है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। आदर्शवादी विचारधारा का आधारभूत सिद्धांत बन गया। जो उन्होंने कहा व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, यही आदर्शवादी जो विचारधारा है उसका आधारभूत सिद्धांत है। प्लेटो को तो आदर्शवादियों का जनक ही माना जाता है ना। तो राज्य मानव जीवन के विकास के लिए तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अनिवार्य व स्वाभाविक संस्था है, और राज्य का जो प्रथम विकास मानव जीवन की आवश्यकताओं में ही निहित है। राज्य का उदय मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हुआ है, परंतु राज्य का जो अस्तित्व है वह नैतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति बनने के लिए, मतलब व्यक्ति को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए बना हुआ है। समाज जो है वो मनुष्य को महत्व प्रदान करता है, और समाज की कल्पना हम कर ही नहीं सकते अगर उसमें मनुष्य ना हो। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही सामाजिक जीवन को आदर्श जीवन मानकर नैतिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, है ना। फिर कहा गया है कि 17वीं सदी के पुनर्जागरण काल में आदर्शवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें कौन है सबसे प्रसिद्ध, थॉमस मूर। इन्होंने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक यूटोपिया, आप जानते होंगे एक आदर्शवाद पे बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, इसकी रचना उसमें आदर्शवाद के महत्व को उन्होंने बताया है। और ये यूटोपिया किसकी रचना है, थॉमस मूर की। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि यूनानी दर्शन को प्रेरणा रूसो ने प्रदान की। रूसो को प्रथम आधुनिक आदर्शवादी विचारक माना जाता है। आदर्शवाद का जनक तो प्लेटो हो गया, और प्रथम आधुनिक आदर्शवादी विचारक कौन है, रूसो ने अपनी रचना सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, में व्यक्ति की स्वतंत्रता का नवीन आदर्शवादी विचार प्रस्तुत किया है।
रूसो पर प्लेटो का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। रूसो ने राज्य की प्रकृति का ऑर्गेनिक सिद्धांत, जिसको सावयी सिद्धांत बोलते हैं, हम जीवधारीय सिद्धांत बोलते हैं, रूसो ने कहा है कि व्यक्ति का नैतिक जीवन व वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। आप देखिए रूसो के बाद क्या हुआ, जर्मनी में आदर्शवाद खूब फला फूला और इसी कारण जर्मनी को आदर्शवाद का घर कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनता है आपका कि आदर्शवाद का घर किसे कहा जाता है, तो जर्मनी को आदर्शवाद का घर भी कहा जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता की विद्वानता होने के पश्चात भी राष्ट्रीय राज्यों की कमी थी, है ना, वहाँ में राष्ट्रीयता थी लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राज्य नहीं थे। तो जर्मनी की जनता राष्ट्रीय राज्यों की कमी के कारण संतुष्ट नहीं थी। जर्मनी की जनता फ्रांस की क्रांति से भी प्रभावित थी। केवल आदर्शवादी विचारधारा ने ही जर्मनी की जनता को संतुष्ट किया। और जर्मनी के आदर्शवादी लेखक कांट, हीगल, है ना, इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि भाई ये थे और इन्होंने जर्मनी में आदर्शवाद की बात कही थी। इसके कुछ प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे अभी हमने लिया ही था नाम कि इमैनुएल कांट, फिक्टे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रेडले, है ना, बर्नार्ड बोसांके और थॉमस हिल ग्रीन, ये प्रमुख आदर्शवादी विचारकों में आते हैं। कांट, फिक्टे, हीगल, ब्रेडले, बोसांके और ग्रीन। हम देखते हैं इनमें से कुछ मुख्य विचारकों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे इमैनुएल कांट, ये प्रमुख आदर्शवादी विचारकों में आते हैं और इनको जर्मन आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। कांट का जन्म जर्मनी में 1724 में हुआ था और उसकी शिक्षा दीक्षा कोइंसबर्ग विश्वविद्यालय में हुई थी, है ना। और आदर्शवादी विचारों की झलक कांट की कुछ रचनाओं में भी मिलती है। उन रचनाओं के नाम है मेटाफिजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द थियरी ऑफ लॉ जो 1796 में लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1793 में, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में, द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, ये 4 रचनाएं उनकी मुख्य हैं। रसेल कांट के दर्शन को दुर्भाग्य कहकर संबोधित करता है। डनिंग क्या कहता है कि कांट का दर्शन रूसो का दर्शन है। कांट के दार्शनिक विचारों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कांट की विशेषता है कि वह राजनीति शास्त्र की नैतिक व्याख्या करता है। नैतिकता से पृथक दर्शन को वह व्यर्थ समझता है। उसने माना है कि दर्शन के साथ नैतिकता तो होनी ही चाहिए, है ना, बाकी वो बेकार है। कांट के दर्शन का मौलिक आधार रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। आपने देखा होगा रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, है ना, तो उसके दर्शन का जो मौलिक आधार ही रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। कांट के अनुसार सही अर्थों में वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र होता है। तो कांट की स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रित कार्य है। एक व्यक्ति के उपयोग योग्य सच्ची स्वतंत्रता वही होती है ना। एक व्यक्ति कैसी स्वतंत्रता का उपयोग करे जो अन्यों को समान तथा संपूर्ण देश के कानून द्वारा सीमित है। स्वतंत्रता में अधिकार के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति की नैतिक इच्छा ही स्वाधीनता पर बल देती है। उनका इसमें नैतिक इच्छा का भी काफ़ी प्रमुख भाग है ना। कांट के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य का प्रमुख उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के जीवन को नैतिक व न्याय संगत बनाने का हरसंभव प्रयास करे। व्यक्ति स्वभावतः सद्गुणी में स्वभावी है, परंतु अपवाद स्वरूप उसमें मोह, माया व ममता आदि का भाव जागृत हो जाता है, जिससे उसकी जो नैतिकता है वो विचलित होना स्वाभाविक है ना। कांट के अनुसार व्यक्ति का केवल एकमात्र अधिकार और कर्तव्य है, और वह क्या है कि वह राज्य की आज्ञा का पालन करे। कांट राज्य की आज्ञा के पालन का घोर समर्थक रहा है। उसने क्या कहा है कि राजा के विरुद्ध क्रांति धर्मशास्त्र में पवित्र आत्मा के प्रति किए जाने वाले अनैतिक और अक्षम्य पाप के समान है, और इस अपराध के लिए स्वर्ग व नरक दोनों में क्षमा नहीं मिलती, इसलिए राजा के विरुद्ध कोई क्रांति तो होनी ही नहीं चाहिए। कांट दंड का जो उद्देश्य है वह दंड ही मानता है, सुधार नहीं। उसके अनुसार समाज बाहरी वस्तु है और राज्य एक नैतिक संस्था है। कांट युद्ध या विद्रोह का निषेध करते हुए विश्व गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना का पक्षधर है ना। और वो ये भी कहते हैं कि वह संविधान दोषपूर्ण है, इसमें परिवर्तन केवल राजा द्वारा स्वयं सुधार के लिए किया जाए, अपने सुधार के लिए किया जाए, जनता द्वारा विद्रोह करके नहीं किया जाए, है ना, कि जिसमें राजा खुद परिवर्तन करे। अगर जनता विद्रोह करती है और कोई परिवर्तन किया जाए तो वो संविधान सही नहीं है। और कांट जो है मोंटेस्क्यू से भी प्रभावित थे। उसी के आधार पर उन्होंने देखिए निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र, है ना, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। कांट व्यक्ति की गरिमा व सम्मान तथा स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। कांट के दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्ति की गरिमा तथा
स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी वह सर्वसत्तावादी थे, है ना। व्यक्ति अपना लक्ष्य स्वयं सिद्ध करता है, इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति में किसी अन्य साध्य या साधन का नहीं माना जा सकता, है ना। व्यक्ति को ही उसका साध्य और साधन माना जाएगा। व्यक्ति को अपने स्वार्थ व सार्वजनिक हितों की पूर्ति समान रूप से करनी चाहिए, ये उसका मानना था। ठीक है ना। इन सब के बावजूद भी हम कहते हैं कि कांट के दर्शन में आदर्शवाद और व्यक्तिवाद दोनों के विरोधाभासी विचार नजर आते हैं, लेकिन वह आदर्शवाद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट विचारक हम देखते हैं इनके, हीगल। हीगल जो हैं, उनका भी जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ 1770 में। वह एक उच्च राजकीय कर्मचारी के पुत्र थे और उनका पालन पोषण व प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। हीगल ने रूसों के दर्शन का विस्तृत और गहन अध्ययन किया। उन्होंने ईसा मसीह के जीवन चरित्र की रचना की तथा ईसाई धर्म की नैतिक असत्यता के आधार पर आलोचना भी की है। यूनानी दर्शन का उस समय पर विशेष प्रभाव था, विशेष रूप से प्लेटो का प्रभाव सब पे पड़ता था। 47 वर्ष की आयु में वे कंजनबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभाग के अध्यक्ष बने और उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी थी। जर्मनी में हीगल ने ही आदर्शवाद को प्रबलतक रूप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे लॉजिक जो उन्होंने 1812 में लिखी, द फिलोसफी ऑफ राइट जो उन्होंने 1821 में लिखी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो उन्होंने 1837 में लिखा। इनके राजनीतिक विचारों में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो द्वंद्वात्मक विधि और दूसरा राष्ट्र का आदर्शात्मक चिंतन। हीगल के अनुसार मानव सभ्यता का विकास बड़ा ही उलझन भरा और अस्पष्ट है। उन्होंने संपूर्ण मानव जीवन सभ्यता को किसमें बांटा? वाद, प्रतिवाद व संवाद में। उन्होंने कहा यही क्रमबद्ध अध्ययन है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। इस तार्किक पद्धति का जो प्रयोग है यूनान के सोफिस्टों द्वारा किया गया था। वाद का प्रतिवाद सामाजिक हानि के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए होना चाहिए। थीसिस से जो एंटीथीसिस होती है वह राज्य के विकास के लिए हो। संपूर्ण विश्व अपनी गति की शाश्वत स्थिति में निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और विश्व का विकासवाद व प्रतिवाद क्रम का ही निष्कर्ष है ना। और जो संवाद है, सिंथेसिस, वो अंतिम क्रिया है और यही आदर्श स्थिति है, क्योंकि राज्य एक विकसित संस्था है, निम्न वस्तुएं उच्च बनती जा रही हैं और हीगल ने उसे क्या कहा? यही द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो पहले वाद फिर प्रतिवाद और उसके साथ क्या होता है? संवाद। और हीगल की इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर ही समाज और राज्य का विकास का अध्ययन किया जाता है। हीगल के अनुसार राज्यवाद थे, धर्म, राज्य, प्रतिवाद व जो राष्ट्रीय राज्य बने वह सब वो क्या कहलाए? संवाद, है ना। उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद को उदाहरण दिए कि राज्यवाद, धर्म राज्य प्रतिवाद और राष्ट्रीय राज्य संवाद। तो कला, धर्म व दर्शन को हीगल इसी श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार देखिए, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। व्यक्ति का उत्तम विकास केवल कहाँ हो सकता है? राज्य के अंदर ही हो सकता है। और राज्य वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त सत्ता एवं विश्व आत्मा की खोज मानी जाती है। हीगल के अनुसार राज्य एक दैवीय विचार है जो पृथ्वी पर स्थित है। राज्य निरंकुश है तथा स्वयं में अपने निश्चित उद्देश्य रखता है। तो राज्य की उत्पत्ति विश्वात्मा, है ना, वह मनुष्य के सहयोग से हुई है। स्वतंत्रता मानव जीवन का एक सूत्र है और स्वतंत्रता मानव का विशेष गुण है। स्वतंत्रता को अगर त्यागते हैं तो उसका क्या अर्थ है? मनुष्य को ही त्याग देना। उन्होंने स्वतंत्रता को मनुष्य से इतना जोड़ा, है ना, कि अगर स्वतंत्रता त्याग दी गई तो मनुष्य को त्याग दिया। व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है और स्वतंत्रता का विरोध अगर कोई करता है तो अपनी इच्छा का हनन करना है। स्वतंत्रता की चेतना ही प्रगति का विश्व इतिहास है। तो हीगल युद्ध को एक जीवात्मक आवश्यकता मानता है। राष्ट्रीय संघर्ष ईश्वर की गति का प्रतीक है। इस प्रकार समुद्र में तूफान अनिवार्य है, ठीक उसी तरह युद्ध भी राष्ट्रीय जीवन के लिए अनिवार्य है ना। तो उन्होंने कहा शांति द्वारा व्यभिचार उत्पन्न हो जाता है, ये उसका मानना था। और युद्ध विश्वात्मा का प्रतीक है कि भाई युद्ध तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को भी वो वरदान मानता है। इतिहास मानव आत्मा का तीर्थ स्थान है। विश्व इतिहास विश्व निर्णय है। ज्ञान की तुलना में इतिहास सर्वोच्च है और राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है ना। राज्य उसके लिए प्रमुख है और व्यक्ति उसके लिए गौण है। राज्य नैतिकता से सर्वोच्च है और हीगल का राज्य व शासन कैसा है? निरंकुश शासन है, ठीक है ना। हीगल का राज्य अत्यधिक बुद्धिमान व घोर रूढ़िवादी होते हुए भी क्रूरता व पशुत्व का
पर्याय माना गया है, लेकिन फिर भी हीगल के आदर्शवाद का नैतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। उसका वाद संवाद और प्रतिवाद की थियरी बहुत ही प्रसिद्ध है और उसका राज्य व राष्ट्रीय राज्य का जो विचार है वह वर्तमान जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज राष्ट्रीय राज्यों की ही बात होती है। अगला हम विचारक पढ़ते हैं, आदर्शवाद का मुख्य विचारक है ये भी, थॉमस हिल ग्रीन। देखिए, इनका 1836 में यॉर्कशायर के अंदर एक धनी परिवार में जन्म हुआ था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं, जो रचनाएं हैं, जो बुक्स हैं, वो हैं लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1789 में इन्होंने लिखा, लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑन कॉन्ट्रैक्ट और लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हुई है। ग्रीन ने प्लेटो की रिपब्लिक एवं अरस्तु की एथिक्स व पॉलिटिक्स का अध्ययन किया। ग्रीन ने नवीन राजनीतिक प्रणाली की स्थापना करते हुए व्यक्तिवाद व परंपरा विरोधी विचारधारा का प्रभाव अंकित किया। ग्रीन कहते हैं कि मानवीय राज्य जो है मानवीय चेतना की उत्पत्ति है। राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य का क्या प्रयास होना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन सुंदर और सुखी बनाए। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग अधिकारों को उपयोगी बनाने के लिए ही करता है कि जो अधिकार हमको दिए हैं, राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उनको उपयोगी बनाने के लिए करे। राज्य निरंकुश व सर्वशक्तिमान नहीं है, वह आंतरिक व बाहरी रूप से सीमित है। और बहुत इसकी मुख्य जो बात है वो ये कहता है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं, है ना। और राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। तो नागरिक को राज्य का विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है। राज्य जब बल प्रयोग करता है तो सही अर्थों में वो क्या कर रहा है, स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है। ग्रीन ने स्वतंत्रता के 2 लक्षण बताए। देखिए, एक तो निश्चित कार्य करने की सुविधा जिसमें आत्मोन्नति हो, दूसरा क्या उन्होंने सीमित स्वतंत्रता, ठीक है ना, और जिससे विकास संभव हो। पहली बात क्या कही, निश्चित कार्य की सुविधा जिससे आत्मा की उन्नति होती है, और सीमित स्वतंत्रता जिससे विकास हो सकता है। ज़्यादा स्वतंत्रता भी ठीक नहीं होती। ग्रीन व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समाज व राज्य के नियमों को आवश्यक मानता है और वह सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। जैसा कि बारकर कहते हैं कि अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। कि जो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, ऐसी इच्छा, है ना, और जो ऐसे ही आदेश है ना, जो हमको क्या प्रेरित करते हैं, अच्छे कार्य करने को प्रेरित करते हैं, तो वो स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता है। और अधिकार क्या है, अधिकार वह शक्ति है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपना व समाज का पूर्ण विकास करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अधिकार तो प्राकृतिक हैं और मनुष्य की अंतः चेतना से उत्पन्न होते हैं। देखिए, व्यक्ति अंतिम रूप से क्या करता है, राज्य का विरोध कर सकता है। अधिकार के 2 तत्व माने, एक तो व्यक्ति की मांग और एक समाज द्वारा मांग की पूर्ति। प्रत्येक मांग अधिकार नहीं हो सकती। व्यक्ति तो कुछ भी मांग सकता है, तो उसको हम अधिकार नहीं कहेंगे। जिस मांग में समाज की स्वीकृति व संरक्षण हो वही अधिकार है। जैसे आज कहते हैं ना, ये तो मेरा अधिकार है, हम कुछ भी बोल देते हैं कि, लेकिन अधिकार क्या होते हैं कि जिसमें समाज की स्वीकृति हो, संरक्षण हो, वही अधिकार है। प्राकृतिक कानूनों का संबंध समाज के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति है। ग्रीन के अनुसार प्रत्येक आदर्श राज्य में प्राकृतिक कानून की अनिवार्यता होनी चाहिए। प्राकृतिक कानून तो होने ही चाहिए। राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं होता है। दंड का उद्देश्य केवल जो अपराध हैं उनको रोकना है। दंड व्यक्ति की इच्छा का शुद्धिकरण नहीं है। दंड से कुछ भी मतलब नहीं सुधरता। ग्रीन के संपत्ति संबंधी जो विचार हैं वह भी उदारवादी थे, है ना। व्यक्तिवाद व समाजवाद के बीच की कड़ी हैं उसके जो विचार हैं। और वो युद्ध को क्या मानता है, एक नैतिक अपवाद, और जीव आत्मा के लिए वो उसको आवश्यक नहीं मानता है।